Hello students, myself Naman and I am a first year BCom student at 5SM Alvar. So आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो है स्टमक। हम बेसिकली हम पढ़ेंगे सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ स्टमक। तो स्टमक होता क्या है? देखिए, स्टमक इज अ मस्कुलर बैग। स्टमक एक मस्कुलर बैग होता है जो कि फॉर्म करता है वाइडेस्ट पार्ट को। ठीक है, stomach is a muscular bag and forming the widest part, and it is the most distensible part of the digestive tube. And दूसरा, it is connected above to the lower end of esophagus. जो stomach होता है, हम उसका अगर above से देखें, मतलब above part देखें, तो वो connected होता है lower end of esophagus, है ना? और below से देखेंगे तो वो connect होता है duodenum से। So it is connect above to the lower end of esophagus and below to the duodenum. तो ये हो गया इसका इंट्रोडक्शन ऑफ स्टमक। अब हम पढ़ेंगे कि स्टमक की लोकेशन, साइज और कैपेसिटी क्या होती है। तो स्टमक की जो लोकेशन है तो वो होती है स्टमक लाइज ओब्लिकली इन द अपर पार्ट एंड लेफ्ट पार्ट ऑफ द एब्डोमेन। ये तो पता ही होगा कि स्टमक लेफ्ट पार्ट में होता है एब्डोमेन के, और ये इन द अपर पार्ट में होता है, और वो भी ओब्लिकली लाइज होता है ये स्टमक। और ये इट ऑक्यूपाइंग द एपिगेस्ट्रिक, अम्बिलिकल एंड लेफ्ट हाइपोकोंडिक रीजन। एब्डोमेन की 9 रीजन होती है जिसमें से ये 3 रीजन में ऑक्यूपाइंग करता है स्टमक। अब हम पढ़ेंगे स्टमक की साइज क्या होती है। तो स्टमक का जो साइज होता है वो होता है 25 सेंटीमीटर लॉन्ग। बस आपको इतना याद रखना है, स्टमक की जो साइज होती है वो होता है 25 सेंटीमीटर लॉन्ग। और स्टमक की जो कैपेसिटी होती है, देखिए जब बच्चे का जन्म होता है तो स्टमक की कैपेसिटी 30 ml होती है, क्योंकि सिर्फ उसको सिर्फ दूध दूध पीना होता है, तो दूध के अलावा कुछ वो खाता पीता भी नहीं है। तो उसके लिए दूध के लिए 30 ml ही काफी होता है उसके लिए। और पुबर्टी में जो स्टमक होता है उसकी जो कैपेसिटी होती है वो होती है 1000 ml। और जब वो अडल्ट हो जाता है 18+, तब उसकी जो स्टमक की कैपेसिटी होती है वो होती है 2 लीटर। तो अब हमने इसमें पढ़ा कि स्टमक कहाँ प्रेजेंट होता है, साइज क्या होती है और कैपेसिटी क्या होती है। ये आपको समझ में आ गया होगा कि लोकेशन, साइज, कैपेसिटी क्या है स्टमक की। अब हम पढ़ेंगे कि स्टमक के एक्सटर्नल फीचर और क्या क्या है, कि स्टमक में और क्या क्या प्रेजेंट होता है। देखिए, स्टमक में 2 ओपनिंग होती है, 2 बॉर्डर या फिर उसको कह सकते हैं कर्वेचर होता है, 2 सरफेस होती है और 2 पार्ट्स होते हैं। ये मैं अभी आगे बताऊंगा कि कौन सी 2 ओपनिंग होती है, बॉर्डर, सरफेस, पार्ट कौन से होते हैं। तो देखिए, स्टमक की 2 ओपनिंग होती है, स्टमक की 2 ओपनिंग होती है और 2 कर्वेचर्स होते हैं। तो हम पहले बात करेंगे ओपनिंग कौन कौन सी होती है। इट हैज कार्डियक ओपनिंग और पाइलोरिक ओपनिंग। कार्डियक होती है, ऊपर वाली होती है, और पाइलोरिक होती है, नीचे वाली। अगर ऐसा याद नहीं हो तो ये याद रख लीजिए कि कार्डियक हमेशा ऊपर वाली होगी और पाइलोरिक होगी हमेशा नीचे वाली। जो कार्डियक होती है वो होती है जोन टू द लोअर एंड ऑफ ईसोफेगस। ये मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था कि जो कार्डियक होती है ओपी, वो जोन होती है लोअर एंड ऑफ ईसोफेगस में। और जो पैलेरिक होती है वो ओपन होती है इनटू डुडोनियम में, जो कि हम पीछे बात कर चुके हैं। और इसके जो 2 कर्वेचर्स होते हैं, आप उसको बोल सकते हैं बॉर्डर। तो उसके 2 बॉर्डर होते हैं या फिर कर्वेचर कह लीजिए। सो इट हैज लेसर कर्वेचर विच इज कॉनकेव होता है। इसमें एक लेसर कर्वेचर होता है जो कि कॉनकेव होता है, और ये फॉर्म करता है राइट कर्वेचर ऑफ द बॉडी। और इसमें एक ग्रेटर कर्वेचर होता है जो कि फॉर्म करता है लेफ्ट कर्वेचर ऑफ द बॉडी। सो लेसर कर्वेचर राइट कर्वेचर ऑफ द बॉडी को फॉर्म करेगा, और ग्रेटर कर्वेचर लेफ्ट कर्वेचर ऑफ द बॉडी को फॉर्म करेगा। सो देखिए, ये भी कितना इजी है। अब आ जाइए, हम पढ़ेंगे इसकी
कौन सी दो सरफेस होती है और कौन से दो पार्ट होते हैं। ये सरफेस इट हैज एंटीरियर सरफेस और पोस्टीरियर सरफेस। एंटीरियर सरफेस विच इज फॉरवर्ड होती है और अपवर्ड होती है। और पोस्टीरियर सरफेस क्या होगी, उसमें अपवर्ड था इसमें बैकवर्ड हो जाएगी, उसमें फॉरवर्ड था इसमें डाउनवर्ड हो जाएगी। तो ये तो होगी इसकी दो सरफेस। और उसके दो पार्ट कौन कौन से होते हैं, वही कार्डियक पाइलोरी, ये इसके दो पार्ट हो गए। तो हमने पढ़ा दो ओपनिंग, दो बॉर्डर, दो सरफेस और दो पार्ट कौन कौन से होते हैं। अब हम पढ़ेंगे रिलेशंस ऑफ स्टमक, रिलेशन क्या होता है स्टमक के। तो देखिए पहले होता है पेरिटोनियन रिलेशन। तो पेरिटोनियन रिलेशन क्या होते हैं, एट लेसर कर्वेचर द लेयर ऑफ पेरिटोनियल लाइनिंग द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर सरफेस। जो लेसर कर्वेचर पे जो पेरिटोनियन की लेयर है वो लाइन करती है एंटीरियर और पोस्टीरियर सरफेस और वहां जाके मीट हो जाती है और वो कंटिन्यूस हो जाती है विद लेसर मोमेंटम के साथ। और एट द ग्रेटर कर्वेचर वेयर टू लेयर मीट एंड फॉर्म द ग्रेटर मोमेंटम। इसमें देखिए पहले वाले में इसमें भी लेयर मीट हो रही थी और कंटिन्यूस हो रही थी विद लेसर मोमेंटम। इसमें भी ग्रेट उसमें लेसर कर्वेचर हो रही थी, इसमें ग्रेटर कर्वेचर पे दो लेयर मीट होगी और फॉर्म करेगी ग्रेटर मोमेंटम। लेसर कर्वेचर पे लेसर मोमेंटम, ग्रेटर कर्वेचर पे ग्रेटर मोमेंटम। और नियर द फंडस, फंडस एक बीच का पार्ट होता है, कार्डियक और पाइलोरिक के बीच का पार्ट होता है फंडस। नियर द फंडस वहां पे भी दो लेयर मीट करती है और फॉर्म करती है गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट। तो ये तो हो गए इसके पेरिटोनियन रिलेशन। अब हम पढ़ेंगे विसरल रिलेशन। विसरल रिलेशन क्या होता है, विसरल रिलेशन होता है द एंटीरियर सरफेस ऑफ द स्टमक इज रिलेटेड टू लीवर, डायफ्राम एंड एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। जो एंटीरियर सरफेस है स्टमक की वो रिलेटेड होती है लीवर से होगी, डायफ्राम से होगी और एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल से होगी। ये मैं अभी आगे बताऊंगा कि कैसे मतलब रिलेटेड होती है, वो आप समझ जाओगे बाद में। और जो डायफ्राम होता है वो सेपरेट करता है स्टमक को फ्रॉम द लेफ्ट प्लूरा एंड सिक्स टू द नाइन्थ। और इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये कभी कभी पेपर में आ जाता है 2 नंबर में, कि ट्रोबे स्पेस क्या होता है। तो ट्रोबे स्पेस एकदम इजी है, द स्पेस बिटवीन लेफ्ट कोस्टल मार्जिन एंड लोअर एज ऑफ लेफ्ट लंग। ये होता है ट्रोबे स्पेस। और हम पढ़ेंगे अब इसकी पोस्टीरियर सरफेस इज रिलेट टू द स्ट्रक्चर एंड जो ये स्ट्रक्चर से रिलेट होती है ना पोस्टीरियर सरफेस, ये फॉर्म करती है स्टमक बेड। कभी कभी पेपर में आ जाता है 2 नंबर में कि विच स्ट्रक्चर फॉर्म द स्टमक बेड। तो ये स्ट्रक्चर आपको एकदम पांचों याद करनी पड़ेगी, ये पांचों मेन है। तो पहली है डायफ्राम, दूसरा है लेफ्ट किडनी, तीसरा है लेफ्ट सुप्रानेरियल ग्लैंड, चौथी है ट्रांसफर मीजोकोलन और पांचवी है स्प्लेनिक आर्टरी। तो ये पांचों स्ट्रक्चर ये पोस्टीरियर सरफेस से रिलेटेड भी होती है और ये स्टमक बेड भी बनाती है। अब हम पढ़ेंगे सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट की ब्लड सप्लाई ऑफ स्टमक। स्टमक की ब्लड सप्लाई कहाँ से होती है। तो देखिए दो एट लेसर कर्वेचर पे होती है और ग्रेटर कर्वेचर पे होती है। लेसर कर्वेचर पे कहाँ से होती है, बाय लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, है ना, वो जो कि वो ब्रांच होती है सियोलिक ट्रंक की। फिर राइट गैस्ट्रिक आर्टरी जो कि ब्रांच होती है ओपर हेपेटिक आर्टरी। लेसर कर्वेचर पे लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी एंड राइट गैस्ट्रिक आर्टरी, जो कि लेफ्ट ब्रांच होती है सियोलिक ट्रंक की और राइट ब्रांच होती है प्रोपर हेपेटिक आर्टरी। तो ये तो हो गई लेसर कर्वेचर की ब्लड सप्लाई। और ग्रेटर कर्वेचर पे बाय राइट गैस्ट्रिक एपिक्लोइक आर्टरी जो कि ब्रांच होती है गैस्ट्रोडोनियल आर्टरी और लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी विच इज अ ब्रांच ऑफ स्प्लेनिक आर्टरी। बस आपको ये मेन चीज रखनी कि ये किसकी ब्रांच है। जो ये आर्टरी
इस आर्टरी की ब्रांच है। और फंडस जो कि बताया था मैंने बीच का पार्ट होता है, विच इज सप्लाई बाय 5 to 7 शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। तो ये होगी ब्लड सप्लाई ऑफ स्टमक। एकदम मैंने आपको इजी वे में बताया कि ब्लड सप्लाई ऑफ स्टमक क्या है। अब हम पढ़ेंगे कि नर्व सप्लाई क्या होती है स्टमक की। तो जो स्टमक है, स्टमक इज सप्लाई बाय सिंपैथेटिक नर्व which is derived from T6 to T10 segment of spinal cord। जो स्पाइनल कोड के जो सेगमेंट होते हैं T6 to T10, वो सेगमेंट स्टमक को सप्लाई करते हैं थ्रू सिंपैथेटिक नर्व के द्वारा। और जो सिंपैथेटिक नर्व होती है वो होती है वैसोमोटर होती है, और वो ना पेन कैरी करके ले जाती है। जैसे हमको स्टमक में पेन होता है तो वो किसके द्वारा जाता है, ब्रेन में, वो जाता है सिंपैथेटिक नर्व के द्वारा। और स्टमक पैरासिम्पैथेटिक नर्व से भी सप्लाई करता है। तो स्टमक इज आल्सो सप्लाई बाय पैरासिम्पैथेटिक नर्व व्हिच इज ड्राइव फ्रॉम वेगस नर्व। वो ड्राइव हो रही थी T6 to T10 सेगमेंट ऑफ स्पाइनल कोर्ड से, ये ड्राइव होती है वेगस नर्व से। जब भी आप पैरासिम्पैथेटिक नर्व पढ़ोगे आगे, सो वो हमेशा ड्राइव होगी वेगस नर्व से। और जो पैरासिम्पैथेटिक नर्व होती है वो मोटर होती है, सिक्रेटो मोटर टू स्टमक। अगर पैरासिम्पैथेटिक नर्व का स्टिमुलेशन होता है, सो पैरासिम्पैथेटिक नर्व इंक्रीज द सिक्रेशन ऑफ पेप्सिन एंड HCl जो कि स्टमक में निकलता है, एंड मोटिलिटी ऑफ स्टमक। सो ये तो हो गई इसकी नर्व सप्लाई ऑफ स्टमक। अब हम पढ़ेंगे लास्ट, जो कि ये पेपर में लिखना जरूरी होता है कि स्टमक की अप्लाइड एनाटॉमी क्या है। तो स्टमक की ये 6 अप्लाइड एनाटॉमी है, जिसमें से पहली तो है गैस्ट्रिक पेन। गैस्ट्रिक पेन होता है जो कि फेल्ट होता है एपिगैस्ट्रियम में। दूसरा है पेप्टिक अल्सर, आपने सुना होगा कि इसको अल्सर हो गए, पेप्टिक अल्सर। तो वो कहाँ होते हैं, वो होता है फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनियम में, क्योंकि वहाँ पे HCl जब बॉडी में मतलब स्टमक में आता है तो वो किसके द्वारा जाता है बाहर, तो वो ड्यूडेनियम के द्वारा जाएगा। तो वहाँ पे ज़्यादा चांसेस होते हैं पेप्टिक अल्सर होने के। और ये लोअर एंड ऑफ इसोफेगस में भी हो जाता है, पर ज़्यादातर यहाँ होते हैं फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनियम में। और ये ब्लड ग्रुप में कॉमनली रहता है, ब्लड ग्रुप O में। तो जो गैस्ट्रिक अल्सर होते हैं वो लेसर कर्वेचर पे ज़्यादा होते हैं। और गैस्ट्रिक कार्सिनोमा विच इज कॉमन और ग्रेटर कर्वेचर पे ज़्यादा होते हैं। जैसे गैस्ट्रिक कार्सिनोमा मान लीजिए, वो जैसे गांठ हो जाती है ना, वो ग्रेटर कर्वेचर पे ज़्यादा होती है। और एक पाइलोरिक ऑब्स्ट्रक्शन होता है, वो कैन बी कॉन्जेनिटल और एक्वायर्ड होता है। और ये कॉज करता है पेरिस्टालिसिस इन द एपिगैस्ट्रियम। जो कि हमको वोमिटिंग होती है ना, वो ऐसी ही होती है, वो पेरिस्टालिसिस होगी इन द एपिगैस्ट्रियम में, और वोमिटिंग हो जाएगी। जब हम खाना खा लेंगे वोमिटिंग हो जाएगी। फिर होता है हाइपोस्थेनिक, लास्ट पॉइंट है मेन, हाइपोस्थेनिक स्टमक विच इज मोर प्रोन टू गैस्ट्रिक अल्सर। हाइपोथेनिक स्टमक ये ज़्यादातर प्रोन होते हैं गैस्ट्रिक अल्सर में, और जो हाइपरस्थेनिक स्टमक होता है वो प्रोन होता है ड्यूडेनियल अल्सर में। सो ये थी इसकी अप्लाइड एनाटॉमी। सो ये हमने पढ़ा नर्व सप्लाई, ब्लड सप्लाई क्या होती है स्टमक की, विसर रिलेशंस क्या होते हैं, पेरिटोनियल रिलेशन, और सरफेस पार्ट्स कौन से होते हैं, ओपनिंग कर्वेचर कौन सी होती है, एक्सटर्नल फीचर्स क्या होते हैं स्टमक के, लोकेशन साइज कैपेसिटी क्या होती है, इंट्रोडक्शन ऑफ स्टमक क्या होता है। सो ये था स्टमक के बारे में कुछ जानकारी। आई होप आपको कुछ समझ में आया हो। सो डेट्स ऑल गाइस, आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के टॉपिक में।